कई बार विद्यार्थियों के और अध्यापकों के मन में भी ये बात आती है कि हम गणित को पढ़े ही क्यों। तो एक बात तो यह है कि गणित हमें विश्लेषण क्षमता यानी कि एनालिटिक एबिलिटी को जगाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जगाता है। और दूसरी बात यह है कि मनुष्य का दिमाग हमेशा इस प्रकार से नहीं चलता है कि हमें कोई चीज़ की आवश्यकता है तभी हम उसे करें। यदि किसी व्यक्ति के ध्यान में 9 के पहाड़े में ये बात आ गई कि 9 के पहाड़े में हमेशा अंकों का योग 9 आ रहा है, अब यहाँ 0 और 9 को जोड़े 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, तो वह इस बात को जानकर उत्साहित होगा और उसका प्रयास ये होगा कि वे अन्य पहाड़ों में भी इस बात को देखे। और जब वो अन्य पहाड़ों में इस बात को देखेगा तो निश्चित रूप से ठीक ठीक यही बात नहीं बैठेगी, लेकिन यह बात जरूर सामने आएगी कि उनमें भी एक पैटर्न है। जैसे कि आप अगर 11 के पहाड़े को देखें तो उसमें पहली बार जोड़ 2 आ रहा है, फिर जोड़ 4 आ रहा है, फिर जोड़ 6 आ रहा है, यानी 2 का अंतर आ रहा है। 12 का पहाड़ा देखें तो 12 में अंकों का योग 3 आ रहा है, फिर 24 में अंकों का योग 6 आ रहा है, फिर 36 में अंकों का योग 9 आ रहा है। तो विद्यार्थी के मन में ये उत्सुकता जागेगी कि मैं अन्य पहाड़ों के बारे में भी देखूं कि उनका पैटर्न क्या है। और गणित इस बात के लिए हमें विवश करता है कि हम ये भी देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेशक हमें इस बात की आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन हमारी जिज्ञासा इसे जानने की है। अब हमारे बहुत पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने कभी देखा होगा कि किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बेशक उनके ध्यान में यह बात आए या ना आए कि इसका क्या उपयोग होगा, लेकिन वह इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। शुरुआती दौर में हो सकता है वो तरह तरह के ट्रायंगल बनाएं और ये देखें कि क्या इसमें भी तीनों कोणों का योग 180 अंश हो रहा है। और जब बार बार उनको ऐसा मिलेगा तो फिर उनका मन होगा कि वो इस बात को प्रूव करें। क्योंकि हमें विद्यार्थियों को यह भी बताना चाहिए कि चाहे हम कितने भी 1000 ट्रायंगल बना लें और उसके एंगल्स का सम 180 डिग्री दिखा दें, बात सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि मन में एक ही आशंका हमेशा रहेगी कि शायद कोई ऐसा ट्रायंगल मिल जाए जिसमें कि ऐसा ना हो। इसलिए हमें विद्यार्थियों को ये सिखाना चाहिए कि क्या आवश्यकता है इस बात की कि हम चीज़ को सिद्ध करें। तरह तरह की बातें विद्यार्थियों के ध्यान में आती हैं और कई बार उसका उपयोग होता है, कई बार नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हम करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। लोगों ने तरह तरह के उसके सूत्र निकाले होंगे और बाद में वो बात उपयोगी भी साबित हो गई होगी। क्योंकि अगर कोई शहर किसी नदी के किनारे है और उस नदी में हमेशा प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, तो जिन लोगों के खेत नदी के किनारे होंगे वे आपस में मिल जाते होंगे और बाढ़ खत्म होने के बाद लोगों में इस बात को लेकर झगड़ा होगा कि मेरी तो इतनी जमीन थी और दूसरा कहेगा मेरी तो इतनी जमीन थी। तो इसलिए यह अच्छा है कि अगर आप क्षेत्रफल की संकल्पना को जानते हैं, आप जानते हैं कि त्रिभुज का, चतुर्भुज का और किसी आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो पहले से नाप कर रखा हुआ होगा कि क्षेत्रफल इस किसान का कितना था, उस किसान का कितना था। और बाढ़ के खत्म होने के बाद उस क्षेत्रफल के आधार पर वे ये तय कर सकते हैं कि उसे कितनी जमीन मिले और दूसरे को कितनी जमीन मिले। ये बात हमें ध्यान में आनी चाहिए। कुछ पैटर्न लोगों के ध्यान में आते हैं, लेकिन वो उन पैटर्न को आगे बढ़ाते नहीं हैं। तो हमें उत्सुकता इस बात की जगानी होगी कि पैटर्न को बढ़ाया जाए और उसको सिद्ध करने का प्रयास किया जाए। जैसे आयलर ने ये देखा कि अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ और ऊपर भी बिल्कुल ऐसा ही ट्रायंगल लेता हूँ और मैं उनको मिलाकर एक प्रिज्म तैयार कर लेता हूँ, तो इसके जो वर्टिसेस हैं वो 3 यहाँ पर वर्टेक्स हैं और 3 यहाँ पर वर्टेक्स हैं, तो 6 हो गए। एफ को देखूँ, फेस को देखूँ तो 3 तो साइड में फेस आएंगे, एक ऊपर नीचे आएगा तो 5 आ जाएंगे। एजेस को देखूँ तो 3 यहाँ पर हैं, 3 नीचे हैं और 3 साइड में हैं, तो 9 हो गई। तो v प्लस एफ माइनस ई को अगर आप निकालेंगे तो देखेंगे कि ये आपका 2 आ जाएगा। अब अगर आप जिस प्रकार का प्रिज्म बना है जिसमें आधार त्रिभुज है, इसके बजाय किसी और को आधार बना लें तो भी आप देखेंगे कि आपका जो ये वाला सूत्र है ये सिद्ध हो जाता है। अगर आप इसी जगह पिरामिड बना लें, नीचे की तरफ पेंटागन बनाकर ऊपर एक पॉइंट ले लें, तो भी आप देखेंगे कि यह सिद्ध हो जाता है। तो तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में आती हैं, उनको हम सिद्ध करने का प्रयास करें, बच्चों को ये बताएं कि वे इसे सिद्ध करके इसका आनंद लें। वे बातें हो सकता है बाद में उपयोगी हों।
अब जैसे हम प्राइम नंबर्स को देखें, अभाज्य संख्याओं को देखें, एक समय लोगों के दिमाग में था कि ठीक है हम अभाज्य संख्याओं पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनका तो कभी कोई उपयोग होगा नहीं। अब किसी व्यक्ति के ध्यान में आया कि यदि कोई बहुत बड़ी संख्या है तो उसका ये पता लगाना कि वो प्राइम है या नहीं, जिसे हम अंग्रेजी में प्राइमेलिटी टेस्टिंग कहते हैं, तो उसे ध्यान में आया ये काफ़ी कठिन काम है। और कंप्यूटर कोई अच्छे से अच्छा भी अगर कोई बहुत बड़ी संख्या है तो उसके बारे में शायद कई घंटे तक ये पता ना चला पाए कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। अब इसका उपयोग करके गणित की एक शाखा बनी जिसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो आप देखिए कि क्रिप्टोग्राफी में हम इस बात का प्रयोग करते हैं कि एक व्यक्ति एक 100 डिजिट का प्राइम नंबर लेता है और एक दूसरा कोई 100 डिजिट का प्राइम नंबर लेता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है तो 99 डिजिट तक का कोई भी इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा। अब ये जो दो प्राइम नंबर्स, बड़े बड़े प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके संख्या बनी, इसका उपयोग करके हम एक प्रकार का लॉग तैयार कर सकते हैं और इस लॉग को वही खोल सकता है जिसको कि इस 200 डिजिट के संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम हो, और कंप्यूटर के द्वारा भी उसे निकालना आसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से जिन बातों को हम करते हैं, कई बार वो बातें इस तक सीमित रह जाती हैं कि केवल हमारी उत्सुकता को शांत करती हैं, हो सकता है वो बात बाद में उपयोगी साबित हो, और कई बार हमारी आवश्यकता के अनुसार हम गणित की खोज करते हैं। अब जैसे एक इस बात की आवश्यकता पुलिस को रहती है कि यदि किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है या मृत्यु हो गई है, अभी जल्दी में हुई है, तो ये पता चलाया जाए कि 4 घंटे पहले हुई कि 2 घंटे पहले हुई कि आधा घंटा पहले हुई, तो उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि हमें ये एक पता चल जाएगा कि जिस जगह पर उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके आसपास के वातावरण का टेम्परेचर क्या है, और हमें यह भी पता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी उससे तुरंत पहले उसका टेम्परेचर कितना रहा होगा, जो साधारणतः मनुष्य का टेम्परेचर रहता है, और इस समय उसका टेम्परेचर क्या है। तो उसकी वह एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेगा जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से बनती है, और उसके आधार पर वो तय करेगा कि वर्तमान में इस मनुष्य का जो टेम्परेचर है उससे पता लगा लेगा कि कितने घंटे पहले उसकी मृत्यु हुई होगी। कोई बहुत साधारण सूत्र इस काम को नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के 10 मिनट बाद जितना टेम्परेचर कम हुआ, आगे के 20 मिनट बाद भी उतना ही टेम्परेचर कम होगा। तो इसको टेम्परेचर के घटने का जो क्रम है या बढ़ने का जो क्रम है वो एक सा नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल है या लॉगरिथमिक है। यह पता हमको डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से लगेगा। तो इसलिए गणित की अपनी एक आवश्यकता है। इसको हमें विद्यार्थियों के दिमाग में, जैसा भी विद्यार्थियों का स्तर हो, ये डालना चाहिए कि विद्यार्थी न केवल हमारे में गणितीय विश्लेषण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय करता है, अपितु कई बार वह हमारे द्वारा खोजी गई चीज़ों से दुनिया को और बेहतर बनाता है। इसलिए गणित की अपनी एक आवश्यकता तो है ही, चाहे वो बहुत छोटे स्तर का गणित हो और चाहे वो बहुत बड़े स्तर का गणित हो। मैं अपनी बात इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।